अपनी वैचारिक हीन भावना को झटककर आज इतिहास के उस सबसे बड़े और सुनियोजित नैरेटिव का एक्सरे कीजिए जिसे भारत की 90% आबादी आज भी सच मानकर बैठी है। पीढ़ियों से हमारे कानों में एक ही गीत घोला गया कि दे दी हमें आजादी बिन खटक बिन ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन आज तर्कों और साक्ष्यों की कसौटी पर खड़े होकर यह तीखा सवाल पूछिए, क्या विश्व के सबसे क्रूर और धूर्त ब्रिटिश साम्राज्य को केवल एक चरखे और उपवासों से डराकर भगाया जा सकता था? क्या यह सच है, या फिर राष्ट्रभक्त क्रांतिकारियों के शौर्य को दबाकर एक विशिष्ट परिवार के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली राजनीतिक विरासत तैयार करने की एक कूटनीतिक बिसात थी? आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां एक बैरिस्टर की वकालत की पहली नाकामी से लेकर उसके जीवन के अत्यंत विवादास्पद व्यक्तिगत आचरण और अंग्रेजों द्वारा रची गई सत्ता हस्तांतरण की अंतिम चाल का पूरा कड़वा सच दर्ज है। तर्क की पहली कड़ी, मुंबई कोर्ट की विफलता और दक्षिण अफ्रीका का सच। कड़ियों को उनके मूल उद्गम से जोड़िए। लंदन से वकालत की महंगी डिग्री लेकर लौटे मोहनदास करमचंद गांधी जब मुंबई की एक अदालत में एक महिला का छोटा सा केस लड़ने पहुंचते हैं तो वहां का सच क्या था? जैसे ही वे जज के सामने खड़े हुए उनके पैर कांपने लगे, गला सूख गया और आवाज बंद हो गई। वे एक शब्द ना बोल सके और अंततः कोर्ट से बाहर आकर उन्होंने महिला मुवक्किल के पैसे लौटा दिए। अब विचार कीजिए, जो व्यक्ति अपने ही देश में एक छोटा सा केस संभालने में पूरी तरह से असफल रहा, वह अचानक दक्षिण अफ्रीका जाकर एक विशाल व्यापारिक घराने का अंतरराष्ट्रीय कानूनी मामला कैसे सुलझाने लगा। जब भारत की जनता अंग्रेजों के अत्याचार, भुखमरी और गरीबी से कराह रही थी, तब गांधी वर्षों तक देश से दूर अफ्रीका में अपनी व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर रहे थे। धूर्त इतिहासकार कहते हैं कि वे वहां सादगी और उच्च विचारों का प्रचार कर रहे थे, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि यह पूरी यात्रा और वहां की गतिविधियां ब्रितानी हुकूमत की कूटनीतिक कड़ियों से अछूती नहीं थी, जिसके लिए उन्हें वित्तीय और रणनीतिक संरक्षण प्राप्त था। यानी कि गांधी के जीवन शैली का मोटा खर्चा अंग्रेज चलाते थे, और वो भी भारत से लूटकर। तर्क की दूसरी कड़ी, व्यक्तिगत आचरण और नैतिकता का पतन। ज्ञानी जन कहते हैं कि चरित्र और शिक्षा की शुरुआत सबसे पहले अपने घर से होती है, लेकिन गांधी के व्यक्तिगत जीवन की कड़ियों को देखिए। उनके आचरण से न तो उनकी पत्नी कभी पूर्णतया संतुष्ट रही और न ही वे अपने बच्चों को एक सही दिशा दे पाए। सबसे गंभीर और विचलित करने वाला तथ्य उनके जीवन के अंतिम कालखंड का है, जब 77 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने आश्रम में ब्रह्मचर्य की परीक्षा के नाम पर उन्होंने मनु और आभा नाम की 2 लड़कियों के साथ निर्वस्त्र लेटने के प्रयोग किए। किसी भी नैतिक और सनातनी न्याय शास्त्र की दृष्टि से सोचिए, क्या अपनी कामेच्छा या ब्रह्मचर्य को सिद्ध करने के लिए युवा और नासमझ बच्चियों के भविष्य और गरिमा को दांव पर लगाना किसी संत या महात्मा की परिभाषा में फिट बैठता है? जवानी के दिनों में गृहस्थ जीवन का पूरा भोग भोगने के बाद बुढ़ापे के इस पड़ाव में ऐसे घिनौने और अनैतिक प्रयोग करना समाज को क्या संदेश देता था? जिन बच्चियों ने अभी दुनिया नहीं देखी थी, उनके सामाजिक भविष्य का विचार किए बिना किए गए ये कृत्य किसी भी दृष्टिकोण से उच्च विचार की श्रेणी में नहीं आते। और गांधी के इस तरह के कुकृत्य को अगर कोई सही ठहराता है, तो क्या वो अपनी माँ बहन बेटी के साथ ऐसा कराने को तैयार है? तर्क की तीसरी कड़ी, अंग्रेजों का असली डर और अहिंसा का हथियार। अब उस मुख्य सामरिक कड़ी पर आइए जिसके कारण अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ा। वामपंथी इतिहासकार इस सच को दबा देते हैं। वास्तविकता यह थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की चूलें हिला दी थी। उधर विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद लगभग 25 से 26 लाख युद्ध प्रशिक्षित और सशस्त्र भारतीय सैनिक भारत लौटने वाले थे, जिन्होंने ब्रिटेन की ओर से युद्ध लड़ा था। अंग्रेजों को अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि यदि इन
25 से 28 लाख प्रशिक्षित सैनिकों के अंदर राष्ट्रवाद की आग भड़क गई तो भारत में रह रहे मुट्ठी भर अंग्रेजों की मौत सुनिश्चित है। और ठीक ऐसा ही हुआ। 1946 में भारतीय नौसेना के सैनिकों ने मुंबई में अंग्रेजों के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय थल सेना को अपने ही नौसैनिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया तो थल सेना ने साफ मना कर दिया। अब अंग्रेजों के पैर कांपने लगे। उन्हें पता था कि वे अब बलपूर्वक शासन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अंतिम चाल चली। गांधी और नेहरू के धड़े को आगे बढ़ाया, अहिंसा के पाठ को ढाल बनाया ताकि भारतीय सैनिकों के इस सशस्त्र आक्रोश को ठंडा किया जा सके और एक शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के माध्यम से देश की बागडोर अपने वफादार मानसिक गुलामों को सौंपी जा सके। अब आते हैं निष्कर्ष पर। राष्ट्रपिता का छद्म और शास्त्री जी बनाम नेहरू की विरासत, इसी नैरेटिव के बल पर इस देश को एक झूठा राष्ट्रपिता दिया गया। इस सनातन भूमि के राष्ट्रपिता केवल और केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही हो सकते हैं, कोई सांसारिक और विवादास्पद मनुष्य नहीं। गांधी के इस महिमा मंडन का सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ नेहरू और उनके वंश को मिला। उन्होंने गांधी के सरनेम का राजनीतिक उपयोग किया ताकि सत्ता पर उनका एकाधिकार बना रहे। और जब भी इस विरासत के बीच में लाल बहादुर शास्त्री जी जैसा कोई सच्चा सनातनी और देशभक्त नेता आया तो ताशकंद जैसी रहस्यमयी परिस्थितियों में उन्हें रास्ते से हटा दिया गया, चाहे वह माधवराव सिंधिया का मामला हो या संजय गांधी का। इस पूरे तंत्र ने अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए हर सीमा को लांघा। आप सभी से एक आह्वान करता हूं, इतिहास के इस सबसे कड़वे और प्रमाणिक सत्य को बिना किसी भय के यहाँ तक पूरी तार्किक गहराई के साथ सुनने के लिए आप सभी प्रबुद्ध और राष्ट्रभक्त दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। जब तक हम इतिहास के इन वैचारिक घोटालों पर सवाल नहीं उठाएंगे तब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगी। यदि इन अकाट्य कड़ियों ने आपकी चेतना को जागृत किया है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। राष्ट्र हित के इस वैचारिक महायज्ञ से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस सत्य को अधिक से अधिक शेयर करें। शुभकामनाएं। धन्यवाद।